जय हिंद साथियों। वाइब्रेंट गुजरात यह एक ऐसा शब्द है जो गुजरात मॉडल के जरिए इस समूचे भारत देश में छा गया और उसमें बतलाया यह गया कि दरअसल वाइब्रेंट गुजरात का मतलब होता क्या है और गुजरात मॉडल क्यों समूचे भारतवर्ष को चाहिए। लेकिन बीते 20 सालों में जब हर वर्ष वाइब्रेंट गुजरात मनाया जाता रहा तो उसमें बहुत सारी ऐसी मौजूदगी रही जिन्होंने वाइब्रेंट गुजरात को जन्म दिया था। लेकिन आज की तारीख में देखिए तो वाइब्रेंट गुजरात को जन्म देने वाले या जिस सोच के जरिए वाइब्रेंट गुजरात निकल करके आया था उनकी मौजूदगी आज गुजरात के अहमदाबाद शहर में वाइब्रेंट गुजरात के उत्सव में नहीं थे। प्रधानमंत्री दिल्ली से गुजरात यानी अहमदाबाद पहुंचे। वाइब्रेंट गुजरात 2003 28 सितंबर यह तब सोचा और शुरुआत किया गया था इसका जब एक वर्ष पहले उससे गुजरात की पहचान दंगों से हो रही थी और उससे ठीक 6 महीने पहले पहचान भुज में आए भूकंप को लेकर के गुजरात की पहचान हो रही थी। लेकिन गुजरात दंगों ने समूची दुनिया के भीतर हिला दिया और भारत के भीतर भी यह एक बहुत बड़ा राजनीतिक सवाल बन गया। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री तब के अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात जाकर के उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को राजधर्म क्या होता है यह बताना पड़ गया उनको। लेकिन 2003 में जब वाइब्रेंट गुजरात शुरू हुआ तो यह सोच करके किया गया कि अब दुनिया भर से गुजरात में इन्वेस्टमेंट का रास्ता खोला जाए क्योंकि आने वाले वक्त में दुनिया अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी को देखेगी और धीरे धीरे लोग गुजरात दंगों को भूलते चले गए। लेकिन एक सवाल यह है कि जब वाइब्रेंट गुजरात का जन्म हो रहा था उस वक्त जो लोग मीटिंग में मौजूद थे उसमें एक शख्स गौतम अडानी भी थे, दूसरे शख्स विभू उपाध्याय भी थे, तीसरे शख्स कैलाश नाथन भी थे, चौथे शख्स खुद प्रधानमंत्री थे जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे वह भी मौजूद थे और उसके अलावे तकरीबन 4 और अधिकारियों की मौजूदगी थी उस मीटिंग में। और इसको माना यही गया था उस दौरान कि इसका पूरा का पूरा वाइब्रेंट गुजरात के पीछे का जो दिमाग था वो गौतम अडानी का था। हालांकि चर्चा निकली और निकलती चली गई लेकिन 20 वर्ष के बाद भी राजनीति क्या गौतम अडानी का नाम लेने भर से प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी डामाडोल होने लगती है। यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गौतम अडानी आज वाइब्रेंट गुजरात में नहीं पहुंचे। उनके बेटे करण जरूर मौजूद थे लेकिन वह खुद नहीं वहां उपस्थित थे और खास तौर पर हिडेनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद और जिस तरीके से राहुल गांधी ने राजनीतिक एजेंडे के तौर पर या राजनीतिक मुद्दे के तौर पर इस मामले को कॉर्पोरेट नेक्सस सत्ता और अडानी का जो साथ और अपने दोस्तों के साथ इस देश की तमाम संपत्तियों को जो दे दिया गया उसको लेकर के राहुल गांधी ने जहां जहां जिक्र किया, जो अभी भी करते हैं, एक दिन पहले भी किया था, उससे पहले भी लगातार करते चले गए राहुल गांधी और पार्लियामेंट में भी जब उन्होंने यह सवाल उठाया कि अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते है क्या तो उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई जिसका जिक्र खुद राहुल गांधी करते। लेकिन आज दूसरा है जिक्र कि वाकई राजनीतिक तौर पर अडानी का मुद्दा इतना इस देश में बड़ा हो चला है कि 2024 में अगर सत्ता पलट गई तो फिर अडानी का साम्राज्य ढह करके गिर जाएगा नीचे, या फिर अडानी का साम्राज्य कितना फैल चुका है कि कोई भी सत्ता आयु से गिरा नहीं सकती है। लेकिन एक बात तो तय है कि दरअसल फरवरी के बाद से और राहुल गांधी ने जब से मुद्दा बनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉर्पोरेट सत्ता के नेक्सस को शेयर बाजार के भीतर मिस कैलकुलेशन या अपने मुनाफे को बनाने और कमाने के तौर तरीकों को लेकर के जो भी आवाज उठी प्रधानमंत्री ने खामोशी उस पर बरत ली और खामोशी ही नहीं बरती बल्कि उसके बाद किसी भी मंच पर किसी जगह पर फरवरी के बाद से अडानी और मोदी एक साथ नजर नहीं आए। लेकिन जबकि इससे पहले जो आपके पीछे आप एक वक्त देखिएगा इससे पीछे के समय में कि एक गुजरात वाइब्रेंट के समय में हर एक में नरेंद्र मोदी और उनके अडानी की मौजूदगी होती है, लेकिन आपने फरवरी के बाद से यह मौजूदगी नहीं देखी होगी। लेकिन क्या राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबरा रहे हैं कि साथ दिख गए तो यह मुद्दा ऐसा तूल पकड़ेगा कि सब कुछ ढह करके नीचे गिर जाएगा और राजनीतिक की जमीन हमारी खिसक जाएगी। दूसरी तरफ अडानी का साम्राज्य सत्ता पलटने के बाद बचेगा या नहीं बचेगा यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इससे पहले एक बात और आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जितने भी मंत्री हैं और उनके पास जितने भी विभाग हैं सभी विभागों को लेकर के जब आप एक पूरी पोटली बनाइएगा ना तो उससे ज्यादा विस्तार के साथ अडानी की कंपनियां इस देश में काम करती हैं। यानी किसी भी फील्ड का जिक्र आप कर लीजिए हर जगह आपको अडानी की कंपनी मिलेगी। ऐसा क्यों हुआ? और पहली बार जब अडानी का इंटरव्यू छपा इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री मोदी से आपकी निकटता क्या है, आपकी नजदीकी क्या है, तो उस वक्त तो साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि दरअसल ये मुख्यमंत्री नहीं बने थे और जिस बात का जिक्र होता है कि मुद्रा कोड हमको दे दिया गया उससे भी कई वर्षों बरस हमारे साथ उनकी निकटता थी, तो इस दिशा में न जाइए। अब सवाल ये अब के वाइब्रेंट गुजरात का है।
जिस वाइब्रेंट गुजरात के भीतर आज प्रधानमंत्री ने जो कहा, हम उससे अपनी बात आपसे शुरू करें या उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। उस तस्वीर को पार्लियामेंट के भीतर भी दिखाया गया था और इस तस्वीर में जो बैठे हुए शख्स हैं उसमें एक विभव उपाध्याय हैं, तो दूसरे गौतम अडानी हैं और तीसरे प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, इन तीनों की मौजूदगी 2003 में वाइब्रेंट गुजरात के साथ खड़ी हुई थी, जहां पर इसको जन्म दिया गया था कि किस रूप में इसको क्रिएट करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो यह तस्वीर एक क्षण के लिए आप जरूर देखिए। जाहिर है कि यह तस्वीर निकटता का प्रतीक है, लेकिन मौजूदा समय में विभव उपाध्याय हो या गौतम अडानी हो, दोनों को आप प्रधानमंत्री के निकट कभी भी नहीं देखेंगे, क्योंकि गौतम अडानी तो राजनीतिक तौर पर मुद्दा बन चुके हैं और अंदरूनी मुद्दा दूसरे शख्स के साथ क्या है या वही जाने। लेकिन बावजूद इसके जब इतिहास राजनीति के सामने आकर के खड़ा हो जाता है, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उस दौर के वाइब्रेंट गुजरात की याद कैसे आई, हमें लगता है आज आपको इसे भी सुनना चाहिए। लेकिन वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन ऐसे माहौल में किया गया जब तक की केंद्र सरकार भी गुजरात के विकास को लेकर बेरुखी दिखाती थी। मैंने हमेशा ही कहा है कि गुजरात के विकास से देश का विकास, लेकिन उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले गुजरात के विकास को भी राजनीति से जोड़कर देखते थे। केंद्र सरकार के मंत्री तब वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने से मना तक कर दिया करते थे। व्यक्तिगत रूप से तो मुझे बताते थे कि नहीं हम जरूर आएंगे, पता नहीं पीछे से ठंडा चलता तो वो ना कर देते थे। सहयोग तो दूर की बात, वो रोड़े अटकाने में लगे रहे। सिर्फ प्रधानमंत्री ही क्यों, गौतम अडानी भी इतने ही भावुक होंगे इस वाइब्रेंट गुजरात को लेकर के। लेकिन अगला सवाल यह है कि अगर अडानी और मोदी के करीबी इस देश में राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है, हर मुद्दे के साथ अडानी का नाम जुड़ चुका है, चाहे एफसीआई के गोडाउन्स का जिक्र हो, चाहे इस देश में एग्रीकल्चर रिफॉर्म को लेकर के 3 कानून जो सरकार लेकर के आई थी, उस दौर में लगते हुए नारों को आप याद कर लीजिए एक बार। और सही बात तो यह है कि जब हम आपसे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सही सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर इस देश में नहीं है, उससे ज्यादा विभागों को अडानी संभाल रहे हैं, तो इसके मतलब क्या है और उनका साम्राज्य कितना फैल चुका है। अब क्या इतना बड़ा हो सकता है? क्या वाकई राहुल गांधी के पास कोई ऐसा रीजन है जिसके बाद सत्ता में आने के बाद वह तय कर सके कि इस देश में हर क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी एक कॉरपोरेट के हाथ में आए तो क्या सबका नेशनलाइजेशन हो जाना चाहिए, यानी सब सरकार अपने हाथ में ले ले। यानी जैसे एक वक्त बैंकों को लेकर के, माइंस को लेकर के इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन का ऐलान कर दिया था, क्या वाकई ऐसी स्थिति 2024 में आ सकती है, या फिर डर है ये कि ऐसा हो सकता है? लेकिन एक क्षण के लिए आप जरा सोचने का प्रयास कीजिए कि निजीकरण और कॉरपोरेट में स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए, राहुल गांधी इसका भी जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जब आप उस पूरे साम्राज्य के भीतर जाएंगे और समझने की प्रयास करेंगे कि कितना बड़ा यह साम्राज्य है और इस साम्राज्य को कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी के दौर में ही खड़ा किया गया, तब यह सवाल बड़ा हो जाएगा कि आने वाले समय में कौन बड़ा कदम इस देश के भीतर में उठाएगा इस देश के लिए। तो हमें इस बात पे लगता है कि सवाल सिर्फ कोर्ट किंग के गौतम अडानी की पहचान नहीं है। इस देश के 13 पोर्ट और टर्मिनल्स जो है, जिसमें केरल में 1, तमिलनाडु में 2, आंध्र प्रदेश में 2, ओडिशा में 1, पश्चिम बंगाल में 1, महाराष्ट्र में 1, गुजरात में 4, यानी 13 पोर्ट्स जो हैं, बंदरगाह जो हैं, वो खास तौर पर जो टर्मिनल्स हैं वह गौतम अडानी उसके मालिक हैं। इस देश के 6 एयरपोर्ट के मालिक गौतम अडानी है। इस देश के भीतर में एनर्जी के सेक्टर में आप जब जाइएगा तो ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, थर्मल पावर, नेचुरल रिसोर्सेज, सभी कुल मिला के 8 ये अडानी के साथ खड़ा है। इतना ही नहीं,
डिफेंस का क्षेत्र हो, एरोस्पेस का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का काफी क्षेत्र उसका हो, उसमें फूड्स का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर में वेयर हाउस का क्षेत्र हो, उसमें एडिबल ऑयल यानी खाने वाले तेल का हो, वो कंपनियां भी अडानीज के पास। नेचुरल रिसोर्स का दोहन माइंस के जरिए कैसे होता है, उस दिशा में भी अडानी बढ़ चुके हैं आगे। जो सड़क है, जो मेट्रो है, जो रेल्स है, उस दिशा में भी अडानी के पास कंपनियां काम कर रही है। यहां तक कि पानी यानी कि न्यू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी इस दौर में अडानीज के जरिए लगाया गया। मसला इतना ही नहीं है, मसला है कि इस देश के भीतर में आपके जहन में जो भी मंत्रालय आता है, उस मंत्रालय के तहत किस डिपार्टमेंट को, अगर किसी समझिए कि साम्राज्य के अडानी के साम्राज्य का जिक्र जो हम कर रहे हैं, मौजूदा सत्ता इससे क्यों टकराती है और डरती है और घबराती है कि उसके साथ कोई तस्वीर ना आ जाए, साथ दिखाई ना दे जाए। यानी वही शख्स जो 2013 में अडानीज के चार्टेड के साथ घूम रहा था और इस देश को कॉरपोरेट और सत्ता के नेक्सस का एक नया पार्ट पढ़ाया जा रहा था, तो फिर अब दूरी क्यों हो गया और क्या मना कर दिया गया है कि जो जानकारी निकल करके आती है कि जिसमें जो सख्त विपव उपाध्याय आते हैं, वो कभी जुआ में कहते हैं, दबी जुआ में, कि हाँ मना किया गया है, आपको नहीं मिलना है, आपको अगल बगल भी नहीं भटकना है। अडानी से मुलाकात के क्या फरवरी के बाद नहीं हुई होगी निश्चित तौर पे, लेकिन वो अंधेरे की मुलाकात होगी, उजियारे में नहीं हुई होगी। यानी पब्लिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी अडानीज पर एक शब्द नहीं बोलते हैं, जिसका खुला आरोप पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक पर विपक्ष लगातार लगाते रहे हैं, लेकिन अडानीज के साथ पब्लिक में दिखाई नहीं देना है। यह भी वाइब्रेंट गुजरात से अब खुले तौर पर उभर गया है। लेकिन फिर वही सवाल है कि मोदी इस देश के प्रधानमंत्री देश चलाते हैं, लेकिन देश के भीतर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जिस भी क्षेत्र को लेकर के है, वह सब कुछ अडानी चलाते हैं। और इस साम्राज्य के भीतर में क्या प्रधानमंत्री मोदी की अपनी राजनीतिक पहचान उन दायरे